हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर इकोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। तो पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 41 तक जो है कंप्लीट कर लिया था और ये चैप्टर जो है आपका है पर्यावरण एवं सतत विकास। आपका ये जो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है ये चैप्टर है। तो इसमें अभी तक हमने जो है 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इसका जो है काफ़ी अच्छा रिस्पांस जो है आप लोगों ने दिया है। कमेंट भी आए हैं कि हाँ ये जो है सीरीज़ काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फिर जो है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 42 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी। नीरी का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे NERI, तो इसको हम बोलेंगे नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो ये कह रहा है कि कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी है नागपुर और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है वो नई दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नागपुर। यानी कि जो नीरी है, ये जो नीरी है ये कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अगर हम बात करें कि ये जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो जो भारत सरकार का प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या फिर इसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये जो है अंतर्गत कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि जो नीरी है, नीरी की स्थापना कब और कहाँ की गई। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नीरी की स्थापना है ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, नागपुर शहर में जो है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, 1958 में। और ये जो है किसके अंतर्गत कार्य करता है? भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग का एक एक कमेंट जो है काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ होता है और हमको जो है मोटिवेट कर देता है। तो आप लोग एटलीस्ट कमेंट तो कर दिया करिए कि हाँ वीडियो आपको जो है कैसा लग रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत में कौन कार्य करता है, उसके अंतर्गत में ये नीरी कार्य करता है यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर इसके वर्तमान डायरेक्टर या निदेशक की बात करें तो इसके जो निदेशक हैं वर्तमान में, उनका नाम है डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य। उनका नाम क्या है? डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य। चलिए आगे बात करते हैं। NEA से क्या आशय है? यहाँ पे कह रहा है कि जो NEA है, NEA से क्या आशय है। तो जो NEA है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसमें एक ए और लगा लीजिए, थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो मिसप्रिंट हुआ है। NEAA, तो जो NEA है इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी। क्या होगा? नेशनल इन्वायरमेंट APPELLAT अपीलिएट अथॉरिटी। ये इसका जो है फुल फॉर्म है। 1 मिनट। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे NEA। तो ये जो है आपका यहाँ पे एक ए गायब है, तो ये NEAA होगा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंट अपीलिएट अथॉरिटी।
या इसको बोलते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसका जो गठन किया गया था ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। इसका वर्तमान जो है नाम है, वर्तमान में जो नाम है इसका वर्तमान में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। के द्वारा इसका गठन किया गया था और इसे जो है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, और इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, प्राधिकरण अधिनियम 1977 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा नाम क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जिसका वर्तमान में नाम है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था और इसका गठन किया गया था और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1977 के तहत इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? कह रहा है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले तो ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सिडनी और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जेनेवा हो जाएगा कि जो विश्व मौसम क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, मौसम विज्ञान संगठन, ये जो है जेनेवा या फिर इसको बोलेंगे स्विट्जरलैंड, कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये जो है पृथ्वी के वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है, पृथ्वी के वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये जो है ये यूएन की एक एजेंसी है, यूएन की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये जो पृथ्वी के वातावरण की दशा और व्यवहार का अध्ययन करता है। और जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है ये यूएन की एक विशेष एजेंसी है। आगे देखते हैं यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, क्या है? सबसे पहले यूएनईपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, यूएनईपी क्या होगा। तो यहाँ पे होगा यूनाइटेड नेशन, आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसकी जो स्थापना का वर्ष है, जो इसकी स्थापना का वर्ष है ये है 1972, क्या है? 1972। और ये जो है इसका जो मुख्यालय है वो आपका पड़ेगा नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पे है? नैरोबी केन्या। तो इसका जो मुख्यालय है राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी
केन्या में, ठीक है। और ये जो है यूएन का, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण, इसी को बोलते हैं ना यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका स्थापना वर्ष 1972, हेडक्वार्टर या मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये जो आपका कहाँ पड़ेगा? बी नंबर, नैरोबी केन्या। कहाँ पे? नैरोबी केन्या। वही क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हो गया है। ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? जो ईपीए उसका फुल फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे ईपीए। तो ईपीए का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। क्या होगा? तो ये आपका इसके हिसाब से क्या होगा? राइट आंसर आपका ये सी हो जाएगा। क्या होगा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए, ठीक है। और ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। क्या है ये? ये जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है, ठीक। और चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? जो ग्रीन पीस है तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका एम्स्टर्डम में अवस्थित है। कहाँ पे? एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? ये जो है नीदरलैंड। नीदरलैंड में पड़ता है एम्स्टर्डम। और जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है उसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। और ये जो है ये क्या है? ये एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है पेरिस फ्रांस, बी है यहाँ पे क्या है? उलन बटार मंगोलिया, सी है बीजिंग चीन, और डी है नैरोबी केन्या, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम यहाँ पे UNEA 4 की बात कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सभा का जो चौथा सत्र था ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये आपका हुआ था नैरोबी केन्या में। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में हुआ था। और कौन सी तिथि को हुआ था? 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य। कब हुआ था? 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि जो कोविड-19 था, कोविड-19 के कारण जो है जो UNEA 5 था इसको जो है 2 सत्रों में आयोजित किया गया। 2 सत्रों में आयोजित किया गया था। पहला क्या था? पहला था UNEA 5.1 का जो है वर्चुअल आयोजन हुआ था। क्या हुआ था? ये वर्चुअल आयोजन हुआ था और ये हुआ था 22-23 फरवरी 2021 को, ठीक है। और अगर हम बात करें जो UNEA 5.2 था तो इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था नैरोबी में। कहाँ पे? ये हुआ था नैरोबी में 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य हुआ था।
और देखिए यहाँ पे तो ये 5 हो गया, और अगर हम UNEA 6 की बात करें तो ये जो है 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 के मध्य ये कहाँ पे होगा, ये केन्या में प्रस्तावित है। कहाँ पे, केन्या में प्रस्तावित है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि UN4A का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। कब हुआ था, 11 से 15 मार्च 2019। कोविड-19 के कारण जो UNE5 था उसको जो है 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पहला था UNEA 5.1 का वर्चुअल आयोजन हुआ था। जब कोविड चल रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वर्चुअल सारी मीटिंग्स और प्रोग्राम्स हो रहे थे। तो यहाँ पे UNE 5.1 का जो है आयोजन वर्चुअल हुआ था। कब हुआ था, 22 से 23 फरवरी 2021 को। लेकिन अगर वहीं पे UNEA 5.2 की बात करें तो इसका जो आयोजन स्थल था वो नैरोबी था, और इसकी जो तिथि थी 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 के मध्य। वहीं UNEA 6 की बात करें तो ये जो प्रस्तावित है ये है 26 फरवरी से 1 मार्च के मध्य 2024 में किया जाएगा। और ये कहाँ पे प्रस्तावित है, ये केन्या में प्रस्तावित है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। भारत में पर्यावरण कार्यक्रम, यहाँ पे कह रहा है कि भारत में पर्यावरण कार्यक्रम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ऑप्शन ए है 1981, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी है 2000। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1986, यानी कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था ये पास हुआ था 1986 में। और ये जो है संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कहाँ होता है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। तो वही सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1986। तो ये कब हुआ था, 1986। तो पर्यावरण के यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु, एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 क्या किया गया, पारित किया गया। इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो अधिनियम है इसी को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। के रूप में जाना जाता है। जो पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण के लिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1986 में, इसी को जो है छाता विधान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके पृष्ठभूमि की, तो 1972 में, कब, 1972 में स्टॉकहोम में क्या हुआ था, एक आयोजन हुआ था। स्टॉकहोम में आयोजन हुआ था। किस चीज़ का आयोजन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के प्रथम पर्यावरण सम्मेलन, यहाँ पे प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन हुआ था। पर्यावरण सम्मेलन, तो इसी सम्मेलन के बाद इसमें जो उद्देश्य थे, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने, किसने, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 1972 में स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र की जो है
जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, और उसमें जो है कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे कि हमको अपने पर्यावरण के लिए ये कार्य करने हैं। तो उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ? तो वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, 1986 में पारित किया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वर्षों में, यहाँ पे निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा आपका 1986। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, 1986। आगे है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 1986। वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा घुमा के यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो ईपीए था यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, क्या था? यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ईपीए, ई फॉर इन्वायरमेंट, एक मिनट, हाँ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पारित किया गया। क्यों पारित किया गया? मैंने बताया 1972 में जो यूएन का, कहाँ पे? स्टॉकहोम में। कहाँ पे? स्टॉकहोम में जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने 1986 में ईपीए पारित किया। और ये जो ईपीए है इसी को एक नाम से और जाना जाता है, जो ईपीए है इसी को बोला जाता है छाता विधान। क्या बोला जाता है? इसी को एक और नाम छाता विधान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए, ये क्या है? ये छाता है, ठीक है। तो इसी को किस नाम से जाना गया? इसी को जो है छाता विधान। किसको जाना गया? जो ये ईपीए, जो आपका ये ईपीए 1986 है, इसी को एक नाम छाता विधान से जाना गया। चलिए भाई, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? पहला है खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। दूसरा है माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम या जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। और नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और डी है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन हुआ था वो निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? तो यहाँ पे जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसी के अंतर्गत या उसके अधीन किसका गठन किया गया? जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। किसके अधीन? तो अगर हम बात करें, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये ईपीए है। क्या है? ईपीए यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पूरा, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या किया गया? इसके अंदर में जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। तो ये जो है 22 जुलाई 2010 को यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का जो गठन हुआ था या जो समिति थी, इसको जो है 22 जुलाई 2010 को क्या कर दिया गया?
जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति क्या कर दिया गया? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। तो इसको हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी कर दिया गया। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत क्या किया गया? 1986 जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उसके अधीन जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया। और 22 जुलाई 2010 को जो ये अनुमोदन समिति थी, कौन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति थी, इसका नाम कर दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, यानी कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया? तो पहला है केंद्रीय जल आयोग, दूसरा है केंद्रीय भूजल बोर्ड, सी है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और डी है राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। क्या होगा? केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। तो जो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, इसका जो गठन किया गया, इसका गठन किया गया था EPA, यहाँ पे ये हो जाएगा 1986 की जो धारा थी, कि धारा 3(3) के तहत किया गया। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण जो है इसका गठन किया गया था EPA 1986 की धारा 3(3) के तहत। और इसका जो उद्देश्य था, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, जो ये केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है, तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है देश में भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंध को विनियमित एवं नियंत्रित करना। ये काम क्या था? इसका जो भूजल संसाधन थे उनके विकास एवं प्रबंध को क्या करना था? रेगुलेट करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए है वन नीति, यहाँ पे देखिए कूट दिए हुए हैं। पहले क्या है? वन नीति, 2 है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और 4 है शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए कि कौन जो है पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन जो कूट दिए हैं, ऑप्शन ए है 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1, 2, 3 और डी है सभी चारों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी चारों हो जाएंगे, क्योंकि जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में अगर हम बात करें, जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्षता जो है, यानी कि डायरेक्टली आपकी जो है ये वन नीति और आपकी ये जो है ये EPA 1986, जबकि यहाँ पे अगर हम ये दोनों जो हैं ये क्या है? डायरेक्टली जो है वर्क कर रही हैं पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 2 और हैं, औद्योगिक नीति, जो आपकी ये औद्योगिक नीति है, प्लस में शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति है ये जो है इनडायरेक्टली जिनको जो है पर्यावरण
दृष्टिकोण में सम्मिलित किया गया है। तो इसके जो है आंसर सभी चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT, NGT, तो इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसका पूछ रहा है कि स्थापित कब किया गया था। ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2009, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है ये आपका 2011। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो NGT है, NGT का जो स्थापना वर्ष है वो 2010 है। जो NGT है, NGT को ऐसे लिख लो 2010। NGT को कब स्थापित किया? 2010। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो ये जो है कब किया गया था? 18 अक्टूबर 2010 को NGT एक्ट 2010 के अधीन किया गया था। NGT एक्ट 2010 के अधीन किया गया था और इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। तो इसमें जो है किस चीज़ का निपटान किया जाता है? इसमें किस चीज़ का निपटान किया जाता है? ये किया जाता है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामले। ठीक है। नेक्स्ट है NGT का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने बताया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल जनरल ट्राइब है, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्राइब है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए नेक्स्ट है भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM की स्थापना, दूसरा नेशनल एडॉप्टेशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM की स्थापना, बी है नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सी है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, और डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होना, ये जो है सत्य नहीं है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो CDM है, यहाँ पे जो CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये आपका UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल, कहाँ पे? क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में वर्णित है। क्या है? 12 में वर्णित है। तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत जो है यहाँ पे आपका जो है एनेक्सर 1 एक हो जाएगा, दूसरा है आपका एनेक्सर 2। ठीक है। तो एनेक्सर 1 के जो विकसित देश हैं, एनेक्सर 1 में कौन से हैं? जो आपके ये विकसित देश हैं एनेक्सर 1। तो ये जो है यहाँ पे देखिए ये आपका एनेक्सर 1 और ये आपका हो जाएगा गैर एनेक्सर 1। ये माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1 होगा। ये एनेक्सर 1 है और दूसरा क्या है? गैर एनेक्सर 1। तो जो एनेक्सर 1 के विकसित देश हैं वो गैर एनेक्सर 1 के देशों में, यहाँ पे इस देश में ये लोग क्या करेंगे? ये लोग स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं, कौन सी?
स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं यहाँ पे क्या करेंगे, कार्यान्वित करेंगे और साथ में क्या लेंगे, कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे। कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे कौन, ये लोग देखिए सबसे पहले क्या है, जो क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 है, किसकी, यूएनएफसीसी का जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसकी धारा 12 में जो है सीडीएम का वर्णन है। ठीक है, अब सीडीएम जो है, सीडीएम में एक है एनेक्सर 1, दूसरा है गैर एनेक्सर 1। जो एनेक्सर 1 है, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जो एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 1 के जो विकसित देश हैं वो क्या करेंगे, गैर एनेक्सर 1 के देशों में, यहाँ पे गैर एनेक्सर 1 के देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं क्या करेंगे, कार्यान्वित करेंगे और बदले में उनको क्या मिलेगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा, इन देशों को मिलेगा कार्बन क्रेडिट। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट जो इनको मिलेगा उसका उपयोग क्या करेंगे। अब देखिए इनको कार्बन क्रेडिट मिला तो इस कार्बन क्रेडिट का इनको क्या करना है, उपयोग करना है। ये उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में। तो ये जो है राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कौन करेगा, ये जो विकसित देश हैं, इनको जो कार्बन क्रेडिट मिला है उसका उपयोग करेंगे राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में। तो देखिए यहाँ पे एक फैक्ट और है, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा किसकी, नेशनल एडॉप्टेशन फंड की स्थापना की गई है और यहाँ इसके अंतर्गत क्या होगा, 100 करोड़ का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश किया गया। क्या, ये जो है 100 करोड़ का। ठीक है, और जो ये सी कह रहा है कि जो बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल ना होने का जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने का कोई इसमें जो है संबंध नहीं है एक दूसरे से। तो ये आपका जो है 63 नंबर। चलते हैं 64 नंबर पे। 64 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप पे अधिनियमित हुआ था, यह हुए थे। स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। पहला कह रहा है कि स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप पे जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। दूसरा है अनुच्छेद 275 एक के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप पे। और थर्ड है अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का अनुरूप पे। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। पूछ रहा है कि इसमें सही उत्तर कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो एनजीटी के बारे में कुछ बातें कह रहा है वो क्या है। ठीक है, तो जो एनजीटी है, एनजीटी की स्थापना का जो वर्ष था मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो है एनजीटी एक्ट 2010 के तहत स्थापित किया गया था और ये जो है पर्यावरणीय संबंधी जो मामले हैं उनका निपटान करता है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये जो है एनजीटी जो एनजीटी 2010 है, इसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार देता है। जो भारत के नागरिक हैं यहाँ पे नागरिकों को ऐसे लिखते हैं, नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार
रहने का अधिकार देता है। जो है ये वाला अधिकार किस में आता है? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार ये आपका आता है आर्टिकल 21। किस में आता है? आर्टिकल 21 में जो है ये निहित है, जीवन जीने का अधिकार। इस अधिनियम के द्वारा देश में जो है एक एनजीटी का गठन किया गया। किसका? एनजीटी का गठन किया गया। कब किया गया? 2010 में एनजीटी एक्ट 2010 के तहत जो है देश में एनजीटी का गठन किया गया। और ये जो है जीवन जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में जो है उपबंधित है। वो जो है भारत के नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार देता है। और भारत के नागरिक कैसे जीवन जिएंगे? स्वच्छ पर्यावरण में अपने जीवन को वो जिएंगे। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? जो एनजीटी है वो सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो एनजीटी है कह रहा है कि किस प्रकार सीपीसीबी से भिन्न है। तो एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। ये आपका कूट 1 हो गया। कूट 2 कह रहा है एनजीटी पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि सीपीसीबी झरनों और कुओं की सफाई, वायु को प्रोत्साहित करता है। कुओं की सफाई और यहाँ पे वायु की गुणवत्ता, वायु की यहाँ पे लिख लीजिएगा, गुणवत्ता में सुधार लाने, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है। देखिए कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है और वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। थोड़ा सा आगे पीछे टाइप हुआ है तो इसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि जबकि सीपीसीबी जो है झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में, तथा देश में यहाँ पे आपका ये हो जाएगा वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ये ऐसे होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या होगा? बी होगा कि जो एनजीटी है वो पर्यावरण न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो एनजीटी है वो पर्यावरणीय संबंधी मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाता है। और एनजीटी जो बनाया गया यानी कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो माननीय न्यायालय हैं उनमें जो अधिक भार है, न्यायाधीशों की कमी है, तो इसीलिए जब एनजीटी या फिर अलग से ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो ये एनजीटी ये भी एक ट्रिब्यूनल है, तो ये क्या करता है, जो न्यायालय पे अतिरिक्त भार है उसको कम करता है, जो ज़्यादा मुकदमे हैं उनके भार को कम करता है। और जो सीपीसीबी है वो झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है, साथ देश में जो वायु की गुणवत्ता है उसको सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ये जो एयर इंडेक्स वगैरह है वो सीपीसीबी के द्वारा जारी किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो सीपीसीबी है, एनजीटी के बारे में हमने तो पढ़ ही रखा है, लेकिन सीपीसीबी के बारे में यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी ये आपकी सितंबर 1974 में। कब हुई थी? सितंबर 1974 में हुई थी, प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण के रूप में। प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा जल आगे। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक क्या है, ये सांविधिक निकाय है और जिसका गठन किया गया था सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये कार्यपालक आदेश से किया गया था, ये गलत हो जाएगा पहला नंबर। और ये हरित, हाँ ठीक है। तो देखिए सीपीसीबी जो है इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1974 में, और ये कैसा है, ये जो है आपका एक सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक निकाय है। तो इस प्रकार जो है ये आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा
जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, ये जो अधिनियम था ये 1981 में, तो ये आपका हो गया जो जल प्रदूषक निवारण 1974 में और वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। ये जो है नदियों एवं कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना। तो इसका काम था जल की गुणवत्ता पे ध्यान देना, और इसका जो काम था ये है वायु की गुणवत्ता पर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी प्रभावी हुआ कब से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वही होगा अक्टूबर 2010 से। कब से? अक्टूबर 2010 से एनजीटी क्या हुआ? प्रभावी हुआ, इफ़ेक्टिव हुआ। जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दो वाक्यांश दिए हैं, नीचे दो वाक्यांश दिए हैं। कथन ए कह रहा है प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। कारण कह रहा है जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। जो जल प्रिय पौधे होते हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? कूट ए कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। ए कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। ठीक है, तो जलवायु जितनी, प्राकृतिक वनस्पतियाँ जितनी होंगी जलवायु उतनी ही अच्छी होगी, और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब देखो जल प्रिय पौधे तो कहाँ पाए जाएंगे? आर्द्र जलवायु में पाए जाएंगे। तो तथा वातावरण में, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है। हाँ सही है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है तथा वातावरण में क्या करते हैं ये? तथा वातावरण में CO2 की बढ़ती मात्रा को नियंत्रित करते हैं। CO2 की बढ़ती मात्रा से हो रहे जलवायु परिवर्तन, हो रहे जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहा है। प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जल प्रिय पौधे या इनको बोलते हैं वाटर लविंग प्लांट्स, वाटर लविंग प्लांट्स। ये जलवायु की आर्द्रता कम होने पर क्षरण होने लगता है इनका। तो जलवायु की जब आर्द्रता कम होती है, जलवायु की आर्द्रता कम होने पर इनका क्षरण होने लगता है। क्या होता है? क्षरण होने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, डी है आर्थिक दृष्टि से क्या हों? व्यवहार्य हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। क्या हों? मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पे क्या है? इको मार्क। क्या है? इको मार्क। अगर इसको हम तोड़े तो इको प्लस मार्क में हम तोड़ सकते हैं। तो जो इको मार्क होता है वो किसे दिया जाता है? यहाँ पे सी होगा, के नहीं होगा। इको मार्क, इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। यानी कि जो पर्यावरण के क्या होते हैं? मित्रवत संबंध रखते हैं, जो पर्यावरण के साथ दोस्ती की भावना रखते हैं, उन उत्पादों को इको मार्क
दिया जाता है। चलिए भाई, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री, बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी है निर्यातित सामग्री से और डी है आयातित सामग्री से। तो जो भी इको मार्क जिसको दिया जाएगा, मैंने बताया कि वो पर्यावरण से कैसी फ्रेंडशिप की भावना रखते हो, तो अगर फ्रेंडशिप की भावना रखेंगे तो वो पर्यावरण को असुरक्षा नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि इको मार्क का प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो ऐसी सामग्री जो क्या हो, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, जो पर्यावरण के लिए कैसी हो? सुरक्षित हो, तो उसको जो है इको मार्क प्रतीक दिया जाता है। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। ऑप्शन है एग मार्क, ऑप्शन बी है इको मार्क, ऑप्शन सी है ISI मार्क और डी है वाटर मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा इको मार्क, यानी कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है इको मार्क सिस्टम। नेक्स्ट है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कैरोलीन मर्चेंट, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, सी है रेचल कार्सन और डी है राज गोपालन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रेचल कार्सन। तो रेचल कार्सन ने जो है साइलेंट स्प्रिंग कौन सी बुक लिखी? साइलेंट स्प्रिंग या फिर SILENT, साइलेंट स्प्रिंग जो है बुक लिखी। और इसकी जो लेखिका हैं, लेखिका का नाम क्या है? रेचल कार्सन, रेचल कार्सन। और जो रेचल कार्सन हैं ये क्या हैं? ये जो है जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद हैं, जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद हैं, ठीक है। और ये इसका पुस्तक का जो प्रकाशन था, पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई? तो इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था सितंबर 1962 में। कब किया गया था? सितंबर 1962 में। चलिए भाई नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं कि रेचल कार्सन जो है ये कहाँ की हैं? तो ये जो है अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। और ये क्या है? जीव विज्ञानी और संरक्षणविद हैं। ये जो है जीव विज्ञानी और संरक्षणविद हैं। नेक्स्ट है, नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं किसके लिए? संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक हैं। तो देखो जब क्या होता है, नगरीकरण किया जाता है, नगरीकरण किया जाता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट दिया जाता है, जंगल वगैरह नष्ट कर दिए जाते हैं, खेत वगैरह जो कृषि योग्य ज़मीनें होती हैं उन पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। और इसी प्रकार जब उद्योग लगाए जाते हैं तो वहाँ से तरह तरह की हानिकारक गैसें वगैरह निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो इस प्रकार ये जो संतुलित विकास के लिए भी हानिकारक हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी हानिकारक हैं, जैव विविधता की बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी हानिकारक हैं। तो इस प्रकार जो है नगरीकरण औद्योगिकरण के लिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी उपयुक्त सभी के लिए। चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन है MJ ब्रैडशा, MJ यहाँ पे ये ब्रैडशा, बी है M निकोलसन, सी है RH विटेकर और डी है WM एडम्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट या जिसको बोलते हैं हरित विकास। कौन सी? हरित विकास। जो इनके लेखक हैं, लेखक का नाम है WM एडम्स, WM एडम्स है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? तो ऑप्शन ए है मसानोबु फुकुओका, क्या है? मसानोबु फुकुओका, बी है MS रंधावा, सी है MS स्वामीनाथन
और डी है नॉर्मन बोरलॉग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ये मासानोबु फुकुओका। तो ये जो मासानोबु फुकुओका हैं ये एक जापानी किसान और दार्शनिक थे। ये क्या थे? जापानी किसान प्लस दार्शनिक। चलिए भाई आगे चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इजिप्ट। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो है ग्रीन आर्मी का विकास किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी का विकास किया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से महत्वपूर्ण नहीं था? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी है पर्यावरण प्रदूषक, सी है राजनीति एवं विकास, डी है जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका हो जाएगा राजनीति एवं विकास, यानी कि मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की गई, लेकिन इनमें से एक जो राजनीति एवं विकास है वो महत्वपूर्ण नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, किस पर? प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन, एवं पुनर्वास। क्या? पुनर्वास। तो ये सब चीज़ें जो है इनके मुख्य विषय थे। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें क्या थे? इनके मुख्य विषय थे, लेकिन जो राजनीति एवं विकास थी वो उसमें शामिल नहीं था। ठीक है, चर्चा का विषय नहीं था। नेक्स्ट है पलाचीमाड़ा। क्या है? पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है कोंकण, सी है केरल में, डी है तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। जो पलाचीमाड़ा है वो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में। कहाँ पे? दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में क्या है? पलाचीमाड़ा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें ऐसे, एक मिनट, ऐसे, तो यहाँ पे आपका ये केरल पड़ेगा। और इसी में क्या पड़ता है आपका ये कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आपका यहाँ पे केरल पड़ेगा, और केरल में एक जिला पड़ता है पलक्कड़, उसी में पड़ेगा पलाचीमाड़ा। ठीक है, क्या पड़ेगा? पलाचीमाड़ा। तो पलाचीमाड़ा क्या है? एक गांव है, एक छोटा सा गांव है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे। तो आपका जो नेक्स्ट है वो कह रहा है कि ग्रीन वॉश इंगित करता है। जो ग्रीन वॉश है वो किसको इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन ए है झूम कृषि की प्रोन्नति को, बी नदी जल का शुद्धिकरण, सी है हरियाली हटाना, और डी है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना जो है ग्रीन वॉश कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है, जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन वॉश है ये टर्म यूज किया जाता है जब जहाँ एक संगठन या जहाँ एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं
प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? ये है मिथ्या रूप में यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिकी अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप में उपयुक्त हैं। किसी देश के वार्षिक वित्तीय विवरणों में पारिस्थितिकी पर्यावरण लागतों को शामिल नहीं करना। सी है आधारित संरचना विकसित करते समय अनर्थकारी पारिस्थितिकी दुष्परिणामों की उपेक्षा करना। और डी है किसी सरकारी परियोजना कार्यक्रम में पर्यावरणीय लागतों के लिए अनिवार्य उपबंध करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा। मैंने बताया ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। जो ग्रीन वॉशिंग होता है वो एक भ्रामक अवधारणा होती है, या अवधारणा देने किसी कंपनी के उत्पाद को वो जो है ऐसा बताते हैं कि ये इको फ्रेंडली होते हैं, जबकि वो ऐसा होते नहीं है, वो यानी कि झूठ बोलते हैं। ये जो है झूठ का पुलाव बनाते हैं। क्या बनते हैं? झूठ का पुलाव। वो बताएंगे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हैं? इको फ्रेंडली, जबकि होते नहीं हैं, ठीक है। तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद बताते हैं कि इको फ्रेंडली, जबकि वो होते नहीं हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ग्रीन हाउस फार्मिंग, किसकी बात कर रहा है? ग्रीन हाउस फार्मिंग की बात की जा रही है कि जो ग्रीन हाउस फार्मिंग है वो किस स्टेट ने जो है शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये पंजाब होगा। पंजाब ने ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सयाग के बीच, यहाँ पे प्रश्नकाल के दौरान, ये कब का प्रश्न है? ये 2001 का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान देना, ये 2001 का प्रश्न है। तो उस टाइम का ये करंट से रिलेटेड था। तो यहाँ पे बात की जा रही है पंजाब के मार्कफेड यानी कि मार्केटिंग फेडरेशन और इजराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था? एक समझौता हुआ था। तो इस समझौते के तहत क्या हुआ था? पंजाब में ग्रीन हाउस फार्मिंग के माध्यम से क्या होंगी? सब्जियां उगाई जाएंगी। देखिए ये 2001 का जो है यूपीपीसीएस प्री का जो है क्वेश्चन रहा है, 2003 और 2001, ठीक है। तो उससे पूछा गया था निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि फार्मिंग प्रारंभ की है? तो ये जो है पंजाब। अब पंजाब में जो है एक मार्कफेड है यानी कि मार्केटिंग फेडरेशन, और इजराइल के सयाग, इजराइल में एक सयाग SYAG। तो सयाग और मार्कफेड इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। कब? 21 अप्रैल 2001 को। और उस समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस फार्मिंग के तहत सब्जियां उगाई जाएंगी, ऐसा जो है प्रावधान था उसमें। 80 नंबर क्वेश्चन है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। वह स्कोर क्या है? ऑप्शन ए, यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापन है। सी है, यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। डी है, यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। ये बी क्या कह रहा है, यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। तो देखिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी, यहाँ पे क्या है, नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी, अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी जिसका नाम क्या है, ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेक्स (2009) स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान प्रदान किया। भारत को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। इसमें विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार, तो ये जो है पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार जो है अंक दिया जाता है। तो यहाँ पे चलिए आगे बात करते हैं। 81 विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में। कब मनाया गया था? 1974 में मनाया गया था। और 1972 में क्या हुआ था? 1972 में पहली मानव पर्यावरण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई थी? ये हुई थी स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में। और इसी को बोला जाता है पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 5 जून को जो है इन लोगों ने डिसाइड किया कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आप लोग बताइएगा कि जो वर्ल्ड अर्थ समिट थी वो कब हुई थी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2020 की बात करें तो यहाँ पे 2020 में मनाया गया था। जो उसका जो थीम था, क्या था थीम? बायोडाइवर्सिटी। जो थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी थी। 2021 की बात करें, 2021 का जो थीम था वो था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। क्या था यहाँ पे? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 2022 की बात करें तो 2022 का जो थीम था वो था ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ। और तथा इसका जो मेज़बान देश था वो क्या था? स्वीडन। क्या था? स्वीडन था। ठीक है। नेक्स्ट है समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो समृद्धि की सीमा की अवधारणा का जो प्रतिपादन था
वो जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? क्लब ऑफ रोम के द्वारा। तो यहाँ पे अप्रैल 1968, कब? अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का एक समूह, इसमें इस समूह में कौन कौन शामिल थे? इस समूह में आपके जो है वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, शिक्षक, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रशासक। ये लोग शामिल थे। और ये जो है कहाँ पे इन्होंने बैठक किया था? रोम के एकेडमिया डी लिंसी में। कहाँ पे? एकेडमिया डी लिंसी में इन्होंने क्या किया? बैठक किया। ठीक है। और इसी बैठक में ही क्लब ऑफ रोम का, यहाँ पे जो बैठक हुई, इसी बैठक में क्लब ऑफ रोम जो है विकसित हुआ। और इसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा क्या हुआ? एक लेख प्रकाशित किया गया, द लिमिट टू ग्रोथ। क्या था? द लिमिट टू ग्रोथ जो है प्रकाशित किया गया। तो देखिए यहाँ पे क्लब ऑफ रोम जो था अप्रैल 1968 में 10 देशों के 30 व्यक्तियों का समूह था। इस समूह में वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, अर्थशास्त्री, मानवतावादी तथा प्रशासक जो है शामिल थे। इन्होंने रोम के एकेडमिया डी लिंसी में बैठक की और उसी बैठक में क्लब ऑफ रोम का क्या हुआ? विकास हुआ। क्लब ऑफ रोम का विकास हुआ और उसी क्लब ऑफ रोम के द्वारा एक द लिमिट टू ग्रोथ का क्या हुआ? प्रतिपादन किया गया। द लिमिट्स टू द ग्रोथ, द लिमिट्स टू द ग्रोथ का प्रतिपादन किया गया। यहाँ पे प्रतिपादन किया गया, ये प्रकाशित नहीं, प्रतिपादन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु अनुकूल। कह रहा है कि जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक सहबंध, ग्लोबल अलायंसेस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, गासा, GASCSA के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। 3 है GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। क्या होगा? बी होगा, यानी कि GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसके? GACSA। क्या? GACSA को 23 सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में UN महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है। तो कथन एक जो है क्या हो, यहाँ पे कथन एक असत्य हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कि जो कह रहा है GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम था, जो कि गलत है। गलत इसलिए क्योंकि GACSA जो है ये 23 सितंबर 2014 को
न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, 15 में नहीं। तो इस प्रकार ये जो है कथन गलत हो जाएगा। और GACSA क्या है? एक स्वैच्छिक मंच है। GACSA क्या है? एक स्वैच्छिक मंच है। क्या है? स्वैच्छिक मंच है जो सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों, किसको? सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों, संस्थानों, सिविल सोसाइटियों, के लिए जो है ये ओपन है, यानी कि खुला है। तो ये क्या है? एक स्वैच्छिक मंच है जहाँ पे कोई भी जाके शामिल हो सकता है, और इसकी जो सदस्यता है कोई बंधनकारी नहीं है, यानी कि इसकी जो सदस्यता है वो कोई बंधनकारी दायित्व नहीं देती है। तो इस प्रकार जो है इसका जो राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा? दूसरा वाला सही होगा। और भारत ने इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया है। भारत ने क्या है? इसकी स्थापना में, भारत ने इसकी स्थापना में योगदान नहीं दिया है। इस प्रकार क्या होगा? ये तीसरा वाला ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार केवल 2 सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? पहला, एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। दूसरा, न्यूनतम जोत को अपनाना। तीसरा है बागानी फसलों की खेती का परिहार। चौथा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। और पांचवा है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। ऑप्शन ए है 1, 3 और 4। ऑप्शन बी है 2, 3, 4 और 5। सी है 2, 4 और 5। डी है 1, 2, 3, 5। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 3, 5, 2, 4, 5। तो देखिए दूसरा क्या है? तो भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? पहला यहाँ पे कह रहा है कि सी में। दूसरा, न्यूनतम जोत को अपनाना। 4 नंबर में मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग। और 5 नंबर में स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों को अपनाना। तो ये जो है आपका 2 नंबर सही होगा, 4 नंबर और 5 नंबर। तो इस प्रकार 2, 4 और 5 सही होगा। तो संरक्षण कृषि वह पद्धति है जिसमें कृषिगत लागत को कम रखते हुए अत्यधिक लागत व टिकाऊ उत्पादकता लाई जाती है। तो हम संरक्षण कृषि की बात करें तो जो संरक्षण कृषि है इसमें क्या होती है? लागत कम, यानी कि जो लागत है उसको कम रखा जाता है, जबकि जो उत्पादकता है वो कैसी? उत्पादकता टिकाऊ, साथ में कैसी उत्पादकता? अधिक उत्पादकता जो है टिकाऊ वाली होनी चाहिए, यानी कि लाभ भी कैसा होना चाहिए? लाभ भी अधिक होना चाहिए और लागत कम लगनी चाहिए। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों जैसे मृदा, जल, वातावरण और जैविक कारकों में संतुलित वृद्धि होती है। किस किस चीज़ में? जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन में वृद्धि। अब ये प्राकृतिक संसाधन आपके कौन कौन से हो सकते हैं? कृषि के संबंध में मृदा हो जाएगा, जल हो जाएगा, वातावरण होगा व जैविक घटक भी होंगे। तो इनके जो है संतुलन में वृद्धि होती है, प्राकृतिक संसाधन के संतुलन में वृद्धि होती है। ठीक है। इसमें कृषि क्रियाओं उदाहरणार्थ शून्यकर्षण, अति न्यूनकर्षण के साथ कृषि रसायनों व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है। तो इसमें जो है कार्बनिक और अकार्बनिक जो रसायन होते हैं उनका समुचित प्रयोग इस संतुलन की अवस्था में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। ऑप्शन ए
ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण है नहीं, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो कहाँ पे गाँवों में निवास करती है। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें, भारत की जो जनसंख्या है वो गांव और नगर, तो जो भारत की जनसंख्या है वो 121 करोड़ की आबादी। ये जब का डेटा 2011 का अगर हम सेंसस लेते हैं तो 121 करोड़ में लगभग 83.4 करोड़ कहाँ पे रहती है, गांव में। अगर इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये 68.9% जनसंख्या जो है वो गांव में निवास करती है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में 37.7 करोड़, यहाँ पे ये जो है करोड़ में डेटा है। और परसेंटेज की बात करें तो 31.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इस प्रकार ये जो पहला वाला है ये गलत हो जाएगा। पहला क्या होगा, गलत होगा, किंतु आर सही। अब आर क्या अगर भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो जनसंख्या के रूप में भारतीय शहरों में रहने वाले लोग कई विकसित देशों की तुलना में अधिक हैं, फिर भी प्रतिशतता के आधार पर भारत अभी भी विकसित देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर आदि से जो है बहुत पीछे है। और जहाँ की नगरीय जनसंख्या लगभग 100% है। ये सिंगापुर, हांगकांग की बात करें तो वहाँ पे नगरीय जनसंख्या जो है वो 100% है। और यहाँ पे कह रहे हैं भारत के अधिकांश जो बड़े नगर है वहाँ पे अवस्थापना का अभाव है। यहाँ पे अवस्थापना जैसे क्या है, तो नगरीकरण के लिए तेज प्रवृत्ति की तुलना में शहरी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, शौच, परिवहन आदि की उपलब्धता नहीं बढ़ पा रही। जिस प्रकार से नगरीकरण बढ़ रहा है, लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शौचालय, इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं वो तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही हैं, जिससे शहरों में समस्याओं का जनाधार बनता जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो है आर सही है किंतु ए गलत है। नेक्स्ट है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। ए है वन, बी है जल, सी है सड़कें और डी है खनिज। तो यहाँ पे जो सड़कें होती हैं ये क्या होती हैं, ये मानव निर्मित होती हैं, जबकि वन, जल और खनिज जो हैं इनको वन, जल, खनिज ये सब क्या हैं, ये सब जो है देश की प्राकृतिक पूंजी है। और ये रहा आपका जो है पर्यावरण एवं सतत विकास का आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन ए है अच्छा शासन, बी है स्वच्छ हरित नगर, सी है जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण और डी है सुव्यवस्थित स्मार्ट गतिशीलता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। ठीक है। स्मार्ट शहर का उद्देश्य जो है स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना। अगर हम स्मार्ट शहर की बात करें तो स्मार्ट शहर का जो उद्देश्य है वो क्या है, स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना। स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार करना। तकनीकी का उपयोग कर विशेषकर ऐसी तकनीक जिसके स्मार्ट परिणाम मिले। तो यहाँ पे जो है तकनीकी का प्रयोग करना है और स्मार्ट परिणाम प्राप्त करने हैं। तो ये जो है आपका जो है ये 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण जो है ये स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों ये आपका जो है पहला चैप्टर इकोलॉजी का ख़त्म हुआ, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पहला चैप्टर ख़त्म हुआ है। और इसमें हम लोगों ने 88 क्वेश्चन किए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहला वीडियो कैसा रहा और दूसरा कैसा रहा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल पर जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो है प्रत्येक वीडियो का उचित समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा उद्देश्य है हर कोई पढ़े और हर कोई बढ़े। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।